शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे द हिंदू से। द हिंदू की पहली खबर आई है इंडिया यूएस इन्वेस्टमेंट को लेकर के। इन्वेस्टमेंट होने वाला है टेक्नोलॉजी में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में बाइलेटरल कुछ बातचीत हुई है क्वाड लीडरशिप के अलावा। ठीक है, इस बार का जो क्वाड लीडर की समिट है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था टोक्यो में। इसके पहले भी जो बाइडन से वो मिल चुके हैं। ये इनकी सेकंड राउंड की बातचीत है। इसमें कहा गया है कि दोनों कंट्री ने अनाउंस किया है टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इनिशिएटिव और इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। किसके साथ में? यूएस डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में। मिस्टर बाइडन इन्होंने एक्सप्रेस किया है एक आइडिया को। ही हैज़ आर्टिकुलेटेड फॉर ईयर्स। कई सालों से उनके मन में ये बात रही। उनका कहना है कि यूएस और इंडिया रिलेशनशिप सबसे क्लोज होना चाहिए विश्व में। क्वाड से रिलेटेड ही एक और न्यूज़ आई है। इसमें बताया गया है कि कई सारे अच्छी पहल की इसमें बात की गई है। द इवेंट विटनेस द लॉन्च ऑफ सेवरल इनिशिएटिव। उसमें इंक्लूड है मैरीटाइम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये अलाउ करेगा जो डार्क शिपिंग होती है उसको ट्रैक किया जा सके अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन को किस प्रकार से हम सुरक्षित कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास किया गया है। एक मैटर और है जिसको यहाँ पर राइज किया गया है। ठीक है, वन ऑफ द सेवरल इम्प्लीकेशन ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड सिंस रसिया लॉन्च द अटैक हैज़ फोकस्ड ऑन पॉसिबल चाइनीज मिलिट्री मूव्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जिस प्रकार से रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, ठीक उसी प्रकार से चाइना भी ये संभावना जताई जा रही है जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, अपनी मिलिट्री को इसने तेज कर दिया इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये जो समिट था उसका कंसर्न आखिर था क्या? ऑलमोस्ट सिमुलटेनियसली एज ए जॉइंट पेट्रोल बाय द रशियन एंड चाइनीज फोर्सेस टुक प्लेस नियर द जापानीज टेरिटरीज। दिक्कत ये है कि जो जापान का क्षेत्र होता है वहाँ पर रशियन और चाइनीज़ फोर्स क्या कर रही हैं? स्थापित किए जा रही हैं। यहीं से ग्लोबल अटेंशन जा रहा है। यूक्रेन क्राइसिस के बारे में डिस्कशन किया गया। इसके अलावा म्यांमार की कंडीशन के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई। ठीक है, वहाँ पर कहना है कि जो पोस्ट क्रॉकडाउन हुआ है म्यांमार में, इसके अलावा उनका ये कहना है कि जितने भी पॉलिटिकल डिटेनीज हैं जिनको जेल में डाला गया है, लीडरों को या फिर लोगों को, उनको जेल से बाहर निकाला जाए। दे आल्सो सॉट द स्विफ्ट रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा वो चाहते हैं कि म्यांमार में अब डेमोक्रेसी आ जानी चाहिए। In this regard, they welcome the role of special envoy of the ASEAN chair। इस संबंध में आसियान के जो चेयर रहे हैं, ठीक है, उनका क्वाड देशों ने स्वागत किया। जिसकी हम बात कर रहे थे, पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA। ठीक है, तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसकी एक अलग ही तस्वीर खींचने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि क्या क्या बेनिफिट इससे होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? जो डार्क शिपिंग होती है और जो अदर टेक्निकल लेवल एक्टिविटी रहती है ना, उनको ट्रैक किया जाएगा। एक वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है रॉन्डीवू, जिसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग मिलते हैं, मिलन स्थल जिसको हम कहते हैं। तो वो एक मिलन स्थल भी होने वाला है। डार्क शिपिंग की ट्रैकिंग भी होने वाली है, एज वेल एज इम्प्रूव पार्टनर्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमैनिटेरियन इवेंट। क्लाइमेट चेंज से निपटना है, यदि कोई क्राइसिस आ गया है तो उससे निपटना है। एंड टू प्रोटेक्ट देयर फिशरीज, उनकी मछलियों को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने अपने एरिया में। विच आर वाइटल टू मैनी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक, जो कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये वाला रीजन अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, नॉर्थ वाला हिस्सा है, वो हो जाता है। इसके बाद फिर एशिया महाद्वीप लग जाता है।
इसके अलावा इसमें शामिल हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना। ठीक है, इस एरिया में ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप सी, अरेबियन सागर, गल्फ ऑफ एडेन, इसमें आने वाले महत्वपूर्ण जो देश हैं वो शामिल हैं, और उनका जो सी वाला टेरिटोरियल एरिया है वो भी आता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से लोगों का आना जाना होता है, ट्रेड होता है। इसके अलावा बहुत सारे संसाधन यहाँ पर, समुद्री संसाधन मौजूद हैं। क्वाड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो क्वाड मतलब 4 देशों का समूह, जिसमें शामिल है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। ऑल 4 नेशंस फाइंड ए कॉमन ग्राउंड ऑफ बीइंग डेमोक्रेटिक नेशन। ठीक है, चारों के चारों देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। इसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी, और मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी को लेकर सबकी एक जैसी सोच है। The Quad is billed as the 4 democracies with a shared objective to ensure and support a free, open and prosperous Indo-Pacific region. Indo-Pacific region में किसी एक देश का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया। तो क्वाड का आइडिया सबसे पहले लाया गया था जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा 2007 में। However, the idea could not move ahead with Australia pulling out of it. लेकिन ये उस टाइम में पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इससे पीछे हट गया था, apparently due to Chinese pressure, और मेन रीज़न था चाइना का प्रेशर। फाइनली 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान केम टुगेदर एंड फॉर्म दिस क्वाड्रिलेटरल कोएलिशन। 2017 में चारों देश फिर से एक साथ में आए और इस ग्रुप का निर्माण किया गया था। इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बताया जाता है कि आखिर इंडो पैसिफिक रीजन है क्या चीज़। तो इंडो पैसिफिक एक प्रकार से सिंगल स्ट्रेटजिक स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर आउटग्रोथ हो रही है चाइना की, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशियन में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहा है वहाँ के संसाधनों पर, इसके अलावा वहाँ के आवागमन पर। इट सिग्निफाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडियन मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करने का काम करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओशियन टू सिक्योरिटी एंड कॉमर्स, क्या क्या है, एक तो सिक्योरिटी की दृष्टि से और दूसरा ट्रेड के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, पहला मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी। ठीक है, क्षेत्रीय स्थिरता इसमें बनी रहना चाहिए। दूसरी बात है स्ट्रॉन्ग टाइज विद द यूएस आर सीन एज ए वाइटल टूल फॉर इन्हेंसिंग इंडिया स्ट्रेटजिक पोस्चर। इसमें यूएस के साथ में जो टाई मजबूत हो रही है ताकि इंडिया का जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसको इन्हेंस किया जा सके फॉर द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, देश के नेशनल इंटरेस्ट लॉन्ग समय तक कैसे करके बना रख सकते हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चाइना की जो इंक्रीजिंगली एक्टिव प्रेजेंस है इंडियन ओशियन में एज वेल एज इट्स इफोर्ट टू एक्सपांड जियो पॉलिटिकल रीच इन एशिया, इसके अलावा एशिया के सभी देशों के साथ अपने ये संबंध को मजबूत करते जा रहा है एंड बियॉन्ड बाय द यूज़ ऑफ ट्रेड एंड मिलिट्री, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि जो सी और एयरलाइंस की कनेक्टिविटी है, इसके अलावा अपहोल्डिंग इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स। एक न्यूज़ आई है कुतुब मीनार को लेकर के, तो कुतुब मीनार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, 72.5 मीटर की ऊंचाई वाली ये कुतुब मीनार है। ये पड़ती है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली का जो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है, जिसको पहले किला राय पिथौरा कहा जाता था, ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये अट्रैक्ट करती है अराउंड 3 मिलियन विजिटर को एनुअली। लगभग इसको बनाए 800 साल हो चुके हैं, आज भी ये खड़ा है जैसे कि वैसे। कुतुब मीनार 5 स्टोरी वाला रेड सैंडस्टोन का टावर है, जिसको बनाया गया था मुस्लिम रूलर के द्वारा 13th सेंचुरी में। ठीक है, जब उसने विजय पाई थी
राजपूत रूलर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो राजपूताना का शासन चलता था उस टाइम में जब मुस्लिमों का राज हुआ, उसी की यादगार में इसको बनाया गया था। कुतुब मीन्स होता है विक्ट्री, वाइल आल्सो सर्विंग एज ए टावर फ्रॉम वेयर मुइज्जिन्स मतलब क्रायर्स क्रायर्स कॉल फॉर ए प्रेयर, मतलब जो अजान देते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। एन ऑफिसर हु मेक्स पब्लिक अनाउंसमेंट इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, पब्लिक अनाउंसमेंट जो किया जाता है। कॉल फॉर प्रेयर एट कुवतुल इस्लाम मॉस्क नियर बाई। छोटे छोटे फैक्ट यदि हम देखने की कोशिश करें तो इसका निर्माण किया गया था 13वीं शताब्दी द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा। ऊंचाई इसकी 200 फीट है। यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था 1993 में। बलुआ पत्थर पर कुरान की आयतों की सजावट यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से बनी ये मीनार है। ये दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, जिसकी लंबाई है हाइट 72.2 मीटर। इसका निर्माण अंतिम हिंदू शासक के हारने के बाद 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, निर्माण 13वीं शताब्दी में। फिर इसका मेंटेनेंस हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। हाइट है 234 फीट मतलब 72.5 फीट। पत्थरों का प्रकार कैसा है? ये लाल बलुआ पत्थरों से बना है। लिखावट और सजावट में इसकी जो सतह है उस पर कुरान के आयतों से महीन अरबी सजावट की गई है। ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो ये इस्लामी वास्तुकला के अंतर्गत आता है। प्रवेश शुल्क बताया गया है। ठीक है, सामान कहाँ से लाए हैं? तो 27 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद जो कचरा मिला था उसी से इसको बनाया गया है। इसका दूसरा नाम है विष्णु ध्वज या फिर विष्णु स्तंभ या फिर ध्रुव स्तंभ। इसका मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? अलाई दरवाज़ा। तो 1199 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण चालू करवाया था, तो शुरू में ये केवल सिंगल स्टोरी थी। ठीक है, जिसका नाम था कुतुब मीनार। जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1220 में इसमें 3 मंजिलें जोड़कर इसका काम पूरा करवाया। ये मीनार प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार क्षतिग्रस्त भी हुई थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करके ठीक करवाया। बाद में मुगल शासक शेरशाह सूरी ने इसमें एक और मंजिल जोड़ दी। ठीक है, और आज ये कंप्लीट दिख रही हमको। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ फैक्ट बताए गए हैं, जैसे कि दिल्ली के जो सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक अफ़गानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रभावित थे और वे उससे भी बड़ी मीनार बनाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने कुतुब मीनार का काम चालू करा था। कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ बहुत पुराना होने के बावजूद उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। यहीं पर तो मेहरौली का लौह स्तंभ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि जो कुतुब मीनार है वो पूजा की जगह नहीं है। ठीक है, नॉट ए प्लेस ऑफ वर्शिप। इसके अलावा एक अपील भी की गई थी, क्या है, जो डिसमिसल ऑफ सिविल सूट सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ 72 टेम्पल्स। जो 27 टेम्पल है इसको रिस्टोर किया जाए करके एक अपील एएसआई को की गई थी, तो एएसआई ने इससे मना कर दिया है। तो इसमें जो बात कही गई थी कि 27 टेम्पल को तोड़ा गया, फिर इसको तो मीनार का निर्माण किया गया, तो ये जो याचिका थी उसको क्या कर दिया गया है? डिसमिस कर दिया गया है। किसके अंडर में? अंडर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत, जिसको कहते हैं स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991। क्वाड की हिस्ट्री यहाँ पर बताई जाती है कि 2004 में इंडियन ओशियन में एक सुनामी आई थी। तो इंडिया ने न केवल अपने देश को बचाया, इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्री हैं जैसे श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, यहाँ पर भी सहायता भेजी थी। सून द डिजास्टर रिलीफ इफोर्ट वाज जॉइंड बाय 3 अदर नेवल पावर। ठीक है, 3 जो अदर नेवल पावर है, समुद्री शक्तियाँ, उन्होंने भी लोगों की सहायता पहुँचाना चालू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, ठीक है, तीनों ने ज्वाइन कर लिया इसको। फिर बाद में बताया जा रहा है यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज
डब्ल्यू बुश ने अनाउंस किया था कि जो 4 कंट्रीज़ हैं ये सेटअप करेंगे इंटरनेशनल कोएलिशन ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें मैसिव इफोर्ट के मामले में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो ड्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है, ड्यूटी मतलब एक प्रकार का टैक्स। द टर्म ड्यूटी रिफर्स टू ए फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स जो लगाया जाता है सर्टेन गुड्स में, सर्विस, इसके अलावा और कुछ जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर भी इसको लगाया जाता है। तो चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई कंपनी हो, उसको टैक्स पे करना चाहिए। कहाँ पर? यदि वो इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है। ये लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ एंड अदर टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी और अदर टैक्स के रूप में। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू कलेक्ट रिवेन्यू, इससे सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती है। इसके अलावा सेटिस्फाई अदर इकोनॉमिक रीजन, इसके अलावा भी जो कुछ अदर इकोनॉमिक रीजन है। ड्यूटीज आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ एंड मे बी इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल। सरकार इम्पोज करती है टैक्स इंडिविजुअल के ऊपर या फिर कंपनी के ऊपर, ठीक है, ताकि मेक और रिसीव शिपमेंट इंटरनेशनली, ताकि जो शिपमेंट है वो इंटरनेशनली उसका हो सके। दीज लेवीज मस्ट बी पेड बिफोर दे कैन बी मेड। ठीक है, तो जब तक डिलीवरी होगी, डिलीवरी के पहले ही आपको टैक्स देना पड़ता है। दीज लेवीज आर कॉल्ड कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटी, इनको ही हम कस्टम या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं। दीज आर टैरिफ्स और टैक्सेस इम्पोर्ट ऑन गुड्स ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। जो भी वस्तुएं हैं इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रही हैं वहाँ पर हम लगा रहे हैं टैक्स, जिसको टैरिफ या फिर टैक्सेस कहते हैं। कस्टम ड्यूटी रेट्स आर ए परसेंटेज डिटरमाइंड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स पेड फॉर इन अनदर कंट्रीज। परसेंटेज में इसको लगाया जाता है। क्वालिटी, साइज, वेट और प्रोडक्ट आर नॉट डिटरमाइनिंग फैक्टर, लेकिन ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती या फिर ये डिटरमाइन नहीं करती हैं टैक्स को। द हार्मोनाइज्ड टैरिफ सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज़ यूज्ड डोमेस्टिकली एज ए रेफरेंस फॉर एप्लीकेबल टैरिफ ऑफ मर्चेंडाइज इम्पोर्ट टू द कंट्री।